शुभ रात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है शिक्षक से भिखारी। हर रोज की तरह आज भी प्रकाश बाबू अपने दफ्तर से लौटने की तैयारी कर रहे थे। शाम के 6 बज रहे थे और लगभग रोज प्रकाश बाबू इस वक्त तक किसी भी हाल में दफ्तर से निकल ही जाते थे, पर इतनी हड़बड़ाहट होते हुए भी वे अपने काम के प्रति ईमानदारी रखते थे। सीढ़ियों से उतरकर वो अपने दफ्तर के नीचे नुक्कड़ पर 4 रुपए की कुल्हड़ वाली चाय पीते और साथ में कढ़ाई में तलते हुए गर्मा गर्म समोसे का इंतजार करते थे। वे चाय उस वक्त तक नहीं लेते थे जब तक समोसे उनके सामने हाथों में ना आए हों। इस बीच वे समोसे को तलते हुए बड़े चाव से देखते। कुछ लोग आपस में बातें करते रहते थे, लेकिन प्रकाश बाबू के लिए उस वक्त गैस स्टोव की आवाज ही एकमात्र ध्वनि का स्रोत होता था। समोसे तैयार होने के बाद वे 2 समोसे खरीदकर वहीं पर बड़े चाव से उनका सेवन करते, जो अपने आप में बड़ी निराली चीज थी। निराली इसलिए क्योंकि वे चाय की चुस्की और समोसे के निवाले को एक साथ लिया करते थे। पहले समोसे का एक निवाला और फिर साथ ही साथ मीठी चाय की चुस्की। कुल्हड़ वाली चाय को ही लेना पर्यावरण के प्रति उनकी सजगता को दर्शाता था। शहर में शाम के वक्त लाखों की भीड़ के बीच वो कंधों पर अपने चमड़े से निर्मित बैग टांगे हुए बस स्टैंड की ओर निकल पड़ते थे। रास्ते में कोई ना कोई जान पहचान वाला मिल ही जाता था और क्रिकेट या राजनीति की बात छिड़ जाती थी। हम भारतवासियों को अपना समय बिताना हो तो क्रिकेट या राजनीति ही 2 ऐसे विषय हैं जो टाइम पास की कसौटी पर खरे उतरते हैं, और इन विषयों पर हमें तर्क वितर्क या टिप्पणियां करना बड़ा आनंददायी भी लगता है। बस स्टैंड तक पहुंचने में 15 मिनट लग जाते थे और फिर प्रकाश बाबू वहां एक सीट पर बैठकर सवेरे के अखबार को निकाल जो बची खुची सुर्खियां रह जाती थी उन पर भी अपनी पैनी नजर दौड़ा लिया करते थे। प्रकाश बाबू दूराभास विभाग में लिपिक के तौर पर कार्यरत थे। उन्हें अभी काम करते हुए 7-8 महीने ही गुजरे थे। उनकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए वो शहर में एक कमरा किराए पर लेकर रह रहे थे। वो अपना खाना पीना खुद ही तैयार करते थे। उनके जीने की शैली बहुत ही सरल थी, जो कि उन्होंने अपने पिता से सीखी थी। उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी रह चुके थे और कई बार स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने पर अंग्रेजी सरकार ने उन्हें जेल भी भेजा था। इसलिए प्रकाश बाबू भी बहुत ही ईमानदार, कर्मठ और संस्कारवान व्यक्ति थे। उनके पहनावे में उनकी सरलता झलकती थी। वह कुर्ता पैजामा और ऊपर से एक खाकी रंग की बंडी, गलाई पर अपने बाबूजी की दी हुई HMT की घड़ी, जो कि यदा कदा ही बैटरी बदलने को कहती थी, आंखों पर काले रंग का मोटा सा चश्मा और काले रंग की मोटी मजबूत टिकाऊ रबर की चप्पल। हर रोज की तरह
आज भी वह स्टैंड पर अखबार ही पढ़ रहे थे कि उनकी नजर कुछ दूर पर खड़े एक भिखारी पर पड़ी, जो वहां उपस्थित लोगों से भिक्षा याचना कर रहा था। उसके हाथों को देखकर लग रहा था कि वो कुष्ठ रोग से पीड़ित हो। वह भिखारी स्टैंड पर खड़े या बैठे सभी लोगों के सामने जाता और मुस्कुराकर रह कर बोलता, ए मालिक, 2 रुपया दे दे। आज कुछ नहीं खाया हूं, लेकिन स्टैंड पर सभी लोग यह बोलकर कि पैसे नहीं हैं, उसे भगा देते। थोड़ी देर बाद वो भिखारी प्रकाश बाबू के सामने भी आया और भिक्षा याचना करते हुए मुस्कुराकर वही वाक्य उसने फिर से दोहराया, पर उसकी करुणा याचना प्रकाश बाबू के कानों में नहीं गई। वह उसे देखकर स्तब्ध रह गए। एकदम काला रंग, पट्टी बंधी उंगलियां जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थी, ललाट पर एक घाव, गंदे धूल से लथपथ बाल धूल में मिलकर कठोर हो चुके थे। बूढ़े होने के कारण सफेद हो चुकी दाढ़ी अब मटमैली दिख रही थी। गले पर मानवीय मृत चमड़ी, धूल, चेहरे पर झुर्रियां जो कि गंदगी और पसीने के कारण अमानवीय प्रतीत हो रही थी। टूटे हुए पीले हो चुके बेतरतीब दांत, होठों पर जमी हुई पपड़ी, एक कटी हुई टांग, धड़ पर एक काली पीली सी पूरे बाह की बिना बटन वाली शर्ट जो जहां तहां से फट चुकी थी, और नीचे एक सफेद रंग की पैंट जो मिट्टी में सन चुकी थी और जहां तहां से फटी और घिसी पीटी थी। वह भिखारी कुछ देर वहीं पर खड़ा रहा, पर कुछ पैसे नहीं मिलने के चलते वह आगे निकल गया। लेकिन फिर अचानक से उसने अपना सिर घुमाया और प्रकाश बाबू की ओर देखकर अपना सिर हिलाता हुआ प्रकाश बाबू को देखकर मुस्कुराने लगा। यह देख प्रकाश बाबू थोड़े डर गए और विचलित भी हो गए। तभी उनकी बस आ गई और सभी यात्रियों के साथ वो भी बस पर चढ़ गए। बस अपने गंतव्य स्थान को निकल गई, पर अभी भी प्रकाश बाबू बस की खिड़की से झांक कर उस भिखारी को देख रहे थे, और वह भिखारी भी उन्हें देख सिर हिलाता हुआ मुस्कुरा रहा था। बस कुछ देर में अपने गंतव्य तक पहुंच गई थी। प्रकाश बाबू बस से उतर गए और अपने किराए के कमरे की ओर कदम बढ़ाने लगे। प्रकाश बाबू अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए काफी चिंतित थे। वह मन ही मन खुद से सवाल कर रहे थे कि कोई इतने कष्ट में कैसे मुस्कुरा सकता है, जिसका पूरा शरीर दुर्गंध कर रहा हो, जहां तहां घाव हो। मुखमंडल पर उसकी मुस्कुराहट कैसे आ सकती है? कोई भी उसे भीख देने को तैयार नहीं हो रहा था, फिर भी उसने जीने की चाहत कैसे थी? ये सवाल प्रकाश बाबू के मन को टटोल रहे थे। वैसे तो वो रोजाना किराने की दुकान पर एक पैकेट दूध खरीद कर अपने कमरे की ओर जाते थे, पर आज वे किसी और ही चिंतन में थे। रह कर उस भिखारी का चेहरा उनके सामने आ जाता था। थोड़ी देर बाद वे अपने कमरे तक पहुंच गए और आदतन हाथ मुंह धोए, कपड़े बदले और कुर्सी पर बैठ गए। वे एकदम चुप थे और कमरा एकदम शांत। वे यही बातें सोच रहे थे कि आखिर ऐसी क्या बात है जो भिखारी को जिंदा रखे हुए थे।
इस कष्ट में भी वह दिन भर एक लाठी के सहारे भिक्षाटन करता रहता है। वे यह भी सोच रहे थे कि वह भिखारी क्या खाता होगा, कितना खाता होगा, कहाँ रहता होगा, अपना जीवन कैसे चलाता होगा। क्या उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं इस संसार में? अभी तक जिसे भी उसने भिक्षा याचन की होगी, क्या किसी ने भी उसके घावों पर दवा नहीं लगाई? क्या उसे पीड़ा का अनुभव नहीं होता? या फिर वो पीड़ा, कष्ट, बीमारी, स्नेह आदि जो कि जन सामान्य और यहाँ तक कि पशुओं के लिए भी हजारों साल से आपस में प्रतिस्पर्धा का विषय और कारण बने रहे हैं, इन चीजों से ऊपर उठ चुका है? और अगर हाँ, तो आखिर क्यों? इस तरह के सवाल प्रकाश बाबू के मन में घूम रहे थे। धीरे धीरे घड़ी की सुई 12 पर पहुंच गई और कुछ देर बाद प्रकाश बाबू कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गए। सुबह हो गई थी। प्रकाश बाबू के कमरे के पास एक बड़ा सा उड़हल का पेड़ था, जिस पर कुछ सुंदर लाल फूल खिले हुए थे। सवेरे सवेरे चिड़िया उस पेड़ पर आकर चहचहाती और चींटियों की दावत उड़ाती थी। उड़हल के पेड़ के नीचे छोटी सी जमीन का टुकड़ा था, जो कि सीमेंट, बालू और रोड बनने की प्रक्रिया से बच रहा था। उस छोटे से भाग पर कुछ घास भी उगी थी। घास पर सुबह की ओस की बूंद और कुछ कीट पतंगे घूम रहे थे। साथ ही साथ कभी कभी वहां केचुए भी निकल आते थे। इन सब जीव जंतुओं की बहुतायत होने की वजह से वहां हर सुबह गौरैया का तथा मैनाओं का जमावड़ा लगा रहता था और सारे मिलकर खूब कलरव करते थे। बगल में ही आम का एक विशाल पेड़ था। हवा तेज बह रही थी और हवा के बहाव का आम के पत्तों के बीच से होकर गुजरने के कारण सरसराहट की आवाज हो रही थी। पक्षियों का कलरव और पेड़ की सरसराहट की आवाज का मिश्रण बड़ा ही मधुर था और वातावरण में दूर तक गूंज रहा था। थोड़ी देर बाद इन सब पक्षियों के चहचहाने से प्रकाश बाबू उठ गए। हर रोज का नियम था, प्रकाश बाबू को उठाने के लिए सुबह सुबह चिड़िया आ जाया करती थी। प्रकाश बाबू ने बिछौने से उठकर अपने कमरे का पर्दा हटाया और सूरज की रोशनी ने कमरे को जगमगा दिया। सुबह के कार्यक्रम को निपटाने के बाद वे अपने दफ्तर को निकल गए। अपने कमरे से निकलकर प्रकाश बाबू बस स्टैंड की ओर बढ़े, पर अभी भी उनका मन अशांत ही था। चलते चलते वह बस स्टैंड पर पहुंचे, पर कुछ सोच रहे थे। थोड़ी देर बाद बस आई और वे बस में बैठ गए। बस कंडक्टर आया तो प्रकाश बाबू ने 10 रुपए के बजाय 500 रुपए निकाल कर दे दिए। कंडक्टर ने 10 रुपए का टिकट बनवाया और पैसे काट कर बैलेंस लौटाने के लिए अपनी बैग को टटोला, लेकिन उसे खुले रुपयों के नोट नहीं मिले। खुले लौटाने के लिए उसने बाकी के यात्रियों से अनुरोध किया कि शायद कोई 500 के नोट के खुले कर दे, लेकिन सुबह का वक्त होने के कारण किसी ने उसकी मदद नहीं की। हार का कंडक्टर ने प्रकाश बाबू को 500 का नोट लौटा दिया।
इतना सब हो ही रहा था, लेकिन प्रकाश बाबू किसी और ही दुनिया में खोए हुए थे। उनके दिमाग में उस भिखारी का ख्याल जा ही नहीं रहा था। कंडक्टर ने उन्हें हिलाते हुए कहा, अरे भैया, 500 का खुल्ला नहीं है, 10 रुपए अगर हैं तो दे दो। प्रकाश बाबू बस कंडक्टर की ओर देख रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर की ओर किसी ने 10 रुपए के 2 करारे नोट दिए और कहा, ये लो भाई 10 रुपए मेरे और 10 रुपए प्रकाश भाई के, और जल्दी से टिकट बना कर दो। प्रकाश बाबू ने घूम कर देखा तो उनके सहकर्मी सुरेश जी मुस्कुराते हुए बाएं कंधे पर बैग लटकाए और बाईं हाथ से बस का रॉड पकड़े हुए दाईं हाथ से कंडक्टर को पैसे दे रहे थे। अपने सहकर्मी को देखकर प्रकाश बाबू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कहा, यार तुमने पैसे क्यों दिए? मैंने तो दिए ही थे, कंडक्टर टिकट बना ही तो रहा था। सुरेश जी ने हंसते हुए कहा, भाई प्रकाश, मैं इन सब में काफी देर से तुम्हें देख रहा हूं। परिचालक को तुमने टिकट के पैसे तो दिए, पर सवेरे सवेरे आखिर बेचारा परिचालक 500 रुपए का खुल्ला कहाँ से लाए? प्रकाश बाबू ने अचंभित होते हुए कहा, कौन से 500 रुपए? लेकिन किराया तो 10 रुपए है। मैं तो हर रोज इतने में ही सफर करता हूँ। और तुम किस 500 रुपए की बात कर रहे हो? सुरेश जी ने उत्तर दिया, बंधु, जरा अपना बटुआ चेक करना तो। प्रकाश बाबू बोले, इसमें बटुआ क्या चेक करना? सुरेश जी ने कहा, भाई देखो, तुमने शायद गलती से परिचालक को 500 का नोट दे दिया है, जिसका खुल्ला करने में परिचालक महोदय असफल हैं। परिचालक महोदय ने तुमसे अपनी व्यथा बताई, पर तुम तो आज किसी और दुनिया में ही हो, मूक दर्शक की भांति चुपचाप बैठे हुए हो। तुमने परिचालक की बात भी नहीं सुनी, इसलिए मैंने बस का किराया दे दिया। प्रकाश बाबू बोले, मतलब कि तुम्हारे मुताबिक ये 500 का नोट मेरा है? सुरेश जी ने जोर देते हुए कहा, जी हाँ, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एक बार तसल्ली कर ही लो यार, बटुआ भी तुम्हारा है, नोट भी और जेब भी। प्रकाश बाबू ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो। प्रकाश बाबू ने अपना बटुआ चेक किया, लेकिन उसमें 500 का नोट नहीं था। प्रकाश बाबू घबरा गए और सुरेश जी की ओर चिंतित मुद्रा से देखने लगे और बोले, यही तो होना चाहिए, कल तो रखा था, कहाँ जा सकता है? सुरेश जी ने कंडक्टर के पास से 500 का नोट लिया और बोले, ये लो बंधु, ये है तुम्हारा नोट, ध्यान से रुपए निकाला करो। वो तो परिचालक महोदय ईमानदार प्रतीत होते हैं, नहीं तो नोट वापस नहीं मिलता। इस पर कंडक्टर ने पूछा, सर जी, ये परिचालक किसे कहते हैं और ये क्या होता है? सुरेश जी कुछ सेकंड तक कंडक्टर की ओर देखते रहे और कंडक्टर मुंह बाएं उनकी ओर देख रहा था। इन क्षणों के बीच ड्राइवर बस से 7 सुरों वाले हॉर्न को बजाता हुआ बस भगा रहा था। सुरेश जी ने चिढ़कर उत्तर दिया, अरे महाशय, परिचालक यानी कंडक्टर। बस के यात्री ये सब देख रहे थे। कंडक्टर ने फिर कहा, ओ अच्छा, परिचालक यानी कंडक्टर। पीछे के बैठे हुए स्कूल जा रहे बच्चों ने जोर से कहा, हाँ हाँ कंडक्टर। यात्रीगण मध्यम भाव से हंस पड़े और प्रकाश बाबू भी। उन्होंने सुरेश जी से सवाल किया, ये सब तो ठीक है,
लेकिन क्या ये 500 का नोट मेरा ही है? सुरेश जी, कंडक्टर और अगल बगल के लोग जी हाँ बोलते हुए हंस पड़े। प्रकाश बाबू भी अब थोड़े शांत हो गए थे और नोट को बटुए में रख लिए और 10 का नोट निकालकर सुरेश जी को देने लगे। इस पर सुरेश जी ने कहा, अरे भाई, इसे रखो अपने पास, इतना ही हिसाब किताब रखना है तो शाम को समोसे खिला देना। सुरेश जी और प्रकाश बाबू टिकट लेने के बाद आपस में बातें करने लगे। प्रकाश बाबू तो सीट पर बैठे हुए थे, लेकिन सुरेश जी को खड़ा रहना पड़ा। प्रकाश बाबू ने सुरेश जी का बैग अपनी गोद में रख लिया और सुरेश जी आराम से बिना बोझ के सफर का आनंद लेने लगे। चूंकि बस चार्टर्ड थी, इसलिए बस में भीड़ नहीं थी, लेकिन सारी सीटें पहले से ही ले ली गई थी। 2-4 व्यक्ति बस में खड़े थे, उनमें से एक सुरेश जी भी थे। प्रकाश बाबू ने अपने मित्र को कुछ देर अपनी सीट पर बैठने का आमंत्रण भी दिया। सुरेश जी ने हंसी मजाक में टाल दिया। दोनों के बीच ऑफिस की बातें और हंसी मजाक होने लगी। बातों बातों में समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। बस रुक गई और यात्रीगण बस से उतर गए। सुरेश जी और प्रकाश बाबू की दोस्ती देखते ही बनती थी। दोनों कोई हंसी मजाक, क्रिकेट और राजनीति की बातें करते हुए अपने दफ्तर की ओर बढ़ रहे थे। प्रकाश बाबू के अंतर्मन से उस भिखारी की छवि लगभग जा चुकी थी। वे अपने अंदाज में आ गए थे। दफ्तर जाने से पहले वे नुक्कड़ पर रुककर कुल्हड़ की गर्मा गर्म चाय अवश्य पिया करते थे। आज चूंकि सुरेश जी भी साथ ही थे, तो उन्होंने ही आज एक साथ चाय पीकर दफ्तर की दहलीज को पार करने का प्रस्ताव रखा। सुरेश जी जाकर समोसे खरीदने लगे, पर प्रकाश बाबू ने उन्हें रोक दिया और कहा, अरे बंधु, थोड़ा सब्र करो, गर्म तेल में तले हुए समोसे निकलने ही वाले हैं। इन ठंडे पड़े हुए गर्माहट विहीन समोसे की तुरंत ही तेल में तले हुए गर्म समोसे के सामने क्या औकात है। तनिक रुको, गर्म समोसे अभी थोड़ी ही देर में प्रकट होने वाले हैं। उनके साथ मीठी दूध वाली चाय का मजा ही कुछ और होता है भाई। देखो, शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि चाय और समोसे का मजा कैसे लिया जाता है। लगता है कि तुम्हें ये विद्या बताने की जरूरत है। सुरेश जी बोले, ये कौन सी विद्या है, जरा मैं भी तो जानूं। प्रकाश जी ने मुस्कुराकर कहा, यह विद्या को सीखने के लिए चाय और समोसे का खर्च आपको ही वहन करना होगा। इसे आप गुरु दक्षिणा समझ कर दे दें। सुरेश जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। मैं सुबह के नाश्ते का खर्च तो वहन कर ही लूंगा, साथ ही साथ आज शाम को आपकी सिखाई हुई रहस्यमयी और गुण विद्या को आजमाने के लिए शाम के नाश्ते का खर्च भी मैं ही वहन करने को तैयार हूँ। इन दोनों की बातें आसपास के लोग सुन रहे थे। जैसे ही हलवाई ने गर्म समोसे को निकाला, सुरेश जी ने बिजली की गति से उन्हें खरीदा और पत्तल में रख लेते आए। इधर प्रकाश बाबू ने जल्दी से गर्म चाय से भरे 2 कुल्हड़ लिए। सुरेश जी बोले, गुरुदेव, शिक्षा ग्रहण करने के लिए मैं तत्पर हूँ, पर आप जैसे अनुभवी लोग से शिक्षा लेना का अनुभव बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रकाश जी के मुखमंडल पर अत्यधिक तेज खिल उठा और वे बोले,
तुम्हारी सारी व्याकुलता और उत्सुकता का इलाज इस समोसे में है। देखो इस गर्म भाप के निकलते हुए समोसे को। इसके अंदर आलू और मसालों के मिश्रण है जो कि हमारी जीभ को आनंद देने के लिए हलवाई महोदय ने तैयार किया है। एक निवाला ऊपर की नोक से लो और थोड़ा सा 4-5 सेकंड के लिए चबाओ। फिर दूसरे हाथ में पकड़े हुए चाय के कुल्हड़ से मीठे अमृत रूपी चाय की चुस्की लो। फिर जो समोसे का और चाय का स्वाद का आनंद तुम्हें मिलेगा, उन्हें शब्दों में लिख पाना मुमकिन नहीं है। इतना बोलकर दोनों ने समोसे का एक एक निवाला लिया और चाय की चुस्की ली। उन्हें देखने वाले अगल बगल के लोगों ने भी वैसा ही किया और चाय की चुस्कियों की आवाज लेने का स्वर 10-15 जगहों से 1 या 2 सेकंड के विराम के बाद आने लगा। इधर इन दोनों को देख हलवाई ने भी समोसे और चाय की चुस्की ले ही ली। उन्हें देख सुरेश जी और प्रकाश बाबू हंस पड़े और इन दोनों को हंसता देख समोसे और कुल्हड़ को पकड़े बाकी लोग और हलवाई महोदय की भी हंसी नहीं रुक पाई। माहौल में हंसी की आवाज अभी तय ही रही थी कि प्रकाश बाबू ने पलट कर देखा और उनकी नजर उसी भिखारी पर पड़ गई। वह भिखारी समोसे वाले से समोसे की भीख मांग रहा था। एक लाठी के सहारे खड़े होकर विचित्र मुद्रा में अपने सर को हिलाते हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए अपने पेट को छूता तो कभी निवाला लेने की मुद्रा में अपनी उंगलियों को समेटकर अपने मुंह के पास लाता। ऐसा वह बार बार दोहरा रहा था। उसे भूख लगी थी, पर हलवाई ने उसे दुत्कार दिया और डांट कर भगा दिया। समोसे को तलता देख और जानलेवा भूख के मारे उसने निकाले हुए समोसे में से एक समोसा उठा लिया और खाने लगा। समोसा गर्म था और उसका मुंह जल गया। उसने खाए हुए निवाले को थूक दिया। शायद वह खाने के तरीके भी भूल चुका था। इतना देख हलवाई ने जोर से धक्का दिया, जिससे उसके हाथ में से समोसा गिरकर दूर चला गया और वह खुद भी गिर पड़ा। हलवाई ने गालियां बकी और उसके पेट पर जोर से 2 लात मार दिए। ऐसा घटित हुआ ही था कि प्रकाश बाबू उठे और तमतमाते हुए हलवाई के पास गए और जेब से जो भी नोट निकला वो हलवाई के मुंह पर दे मारा और गुस्से में आकर बोले, तुम आदमी हो या जानवर? एक लाचार भिखारी को मार रहे हो। एक समोसा ले ही लिया तो क्या हुआ? ये लो, जितना खा सके उसे खिला दो, समझे? हलवाई भी आवेश में था। उसने भी कह दिया, इंसान हूं तभी मैंने ऐसा किया। अगर हर रोज एक एक पकवान बांटता रहूं तो एक दिन मेरी भी हालत इस लंगड़े भिखारी जैसी हो जाएगी। प्रकाश जी और भड़क उठे और लाल पीले होते हुए हलवाई की ओर दौड़ पड़े, लेकिन सुरेश जी ने उन्हें रोक लिया और मामले को तुरंत रफा दफा किया। अपने मित्र को उन्होंने शांत किया और प्रकाश बाबू के आवेग में आकर दिए हुए पैसे उन्हें वापस लौटा दिए। सुरेश जी ने पूछा, इतने गुस्से में मैंने आज तक आपको नहीं देखा, क्या बात हो गई? प्रकाश बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे उस भिखारी को देख रहे थे। भिखारी को जोर की चोट लगी थी। वह अपने पेट को पकड़ा हुआ जमीन पर पड़ा हुआ रो रहा था। कुछ क्षणों के बाद वह अपनी लाठी के सहारे उठा और बाकी बचे हुए मिट्टी से सने समोसे के आलू को उठाकर खाने लगा और रोते हुए वहां से चला गया। सुरेश जी ने
अपनी घड़ी देखी और बोले, चलो अब दफ्तर चलते हैं, साहब के आने का समय हो चला है, कहीं देर हो गई तो डांट खानी पड़ेगी। वायदे के अनुसार सुरेश जी ने नाश्ते का खर्च दे दिया। दोनों मित्र सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने दफ्तर जा रहे थे। सुरेश जी हंसी मजाक करने की कोशिश करते, पर प्रकाश बाबू बड़े ही गंभीर मुद्रा में हाँ हाँ कर बात टाल देते। दिन भर का काम रोजों की तरह चलने लगा था। धीरे धीरे वक्त अपनी चाल चलता गया, आगे बढ़ रहा था और देखते ही देखते शाम हो गई। उधर वह भिखारी हमेशा की तरह भीख मांगता हुआ बस स्टैंड पर घूम रहा था, लेकिन हमेशा की तरह कोई उसे भीख नहीं दे रहा था। तभी कुछ बच्चे जो उसे पगला पगला बुलाकर छेड़ा करते थे, वे आज भी उसे छेड़ रहे थे। वह भिखारी उनसे दूर भागने की कोशिश करता, पर बेचारा लंगड़ा भिखारी भाग नहीं पाता। थोड़ी देर बाद वे लड़के उसे छोड़कर चले गए। वह भिखारी थक गया और बस स्टैंड के पास नीचे बैठ गया। उस दिन धूप बहुत कड़ी थी। थोड़ी देर में उसे नींद भी आ गई। अचानक एक लड़का आया और उसने भिखारी को उठाया और एक लड्डू दिखाया। भिखारी ने उसे लड्डू लिया और खा लिया। थोड़ी देर बाद उसी लड़के ने थोड़ी दूर पर खड़े होकर भिखारी को एक और लड्डू दिखाया। भूख के मारे भिखारी खड़ा हो गया और उस लड़के के पास जाकर उससे लड्डू ले लिया और खाने लगा। भिखारी, जिसने सालों से चीनी का एक दाना नहीं खाया था, लड्डू के डिब्बे को देख प्रफुल्लित हो उठा। उसके आंखों से आंसू निकल पड़े। वह अपने पास खड़े लड़के के सिर पर हाथ फेरते हुए अपने हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाकर कुछ बोलने की कोशिश करने लगा, पर उसके कंठ से कोई शब्द ना निकले। अपने हाथ में रखे लड्डू का एक निवाला खाने लगा। शाम के 6 बज गए थे और प्रकाश बाबू अपने दफ्तर से निकल चुके थे और वह भिखारी लड्डू खाते हुए उन्हें दिखा। आज प्रकाश बाबू को उसके बारे में और जानने का मन हुआ। पास ही खड़े एक दुकान वाले से पूछा तो उसने बताया, पागल कहते हैं इसे सब। 2 साल पहले की बात है। एक अस्पताल की गाड़ी आई थी और इसे यहाँ फेंक कर चली गई थी। लोग कहते हैं कि इसके बेटे ने इसके इलाज की पूरी रकम नहीं दी थी और शहर छोड़कर भाग गया था। उसके बाद अस्पताल वालों ने इसे सड़क पर मरने को छोड़ दिया। कटी टांग पर तब से पट्टी लगी हुई थी और आज भी बंधी हुई है। यह टांग कैसे कटी किसी को नहीं पता। पहले तो थोड़ी बातें करता था, पर एक दिन अचानक चुप हो गया। शायद पागल हो गया। जरूर बहुत पापी जीवन रहा होगा इसका। इतना सुन प्रकाश बाबू सोचने लगे कि बिना जाने किसी के बारे में ऐसा कह देना कि वो पापी होगा। इन्हीं चीजों से पता चलता है कि हम कलयुग में जी रहे हैं। प्रकाश बाबू कुछ दूर जाकर बैठे रहे, यही सब बातें सोचते हुए। सड़क पर लगे लाइट पोस्ट की रोशनी उन पर पड़ रही थी। प्रकाश बाबू कुछ देर और बैठे रहे। फिर आधे घंटे बाद प्रकाश बाबू ने बस पकड़ी और 20 मिनट के बाद घर पहुंच गए। प्रकाश बाबू यह सोच रहे थे कि यह कौन था, कैसा था उस भिखारी का पहले का जीवन। कुछ देर तक चिंतन करने के बाद प्रकाश बाबू ने सोचा, क्यों न उस हॉस्पिटल में पता लगाया जाए कि कौन है
दूसरे दिन ऑफिस की छुट्टी थी, तो वह समय निकालकर हॉस्पिटल गए। वहां जाकर उन्होंने वहां उपस्थित कर्मी से पूछा, कुछ समय पहले, यहाँ कुछ सालों पहले पैसा न होने के कारण एक पेशेंट को निकाल दिया था, क्या उसका रिकॉर्ड मुझे मिल सकता है? कार्यालय के कर्मी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए प्रकाश बाबू को देखा और कहा, आप कौन हैं और यह जानकारी क्यों मांग रहे हैं? दिखने में तो पुलिस नहीं लगते हैं आप, और अगर पुलिस हैं तो उनके पास पहले से पूरी जानकारी उपलब्ध होती है। प्रकाश बाबू बोले, इसका मतलब कि पुलिस को यह पता है कि वह भिखारी कौन है? वह कर्मी फिर बोला, हाँ बिल्कुल पता है। वैसे ये नहीं बताया आपने कि आप हैं कौन और ये क्यों जानना चाहते हैं? प्रकाश बाबू ने बोला कि मैं एक रिपोर्टर हूं और शहर के ऐसे लोगों पर एक स्टोरी बना रहा हूं, इसलिए नाम जानना जरूरी है। ठीक है, अभी बताता हूं, तनिक सब्र करो। ऐसा बोलकर वह कर्मी अंदर के कमरे से एक मोटा सा पोथा लेकर आया, कुछ पन्ने पलटे और बोला, नाम नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ नाम लिखा ही नहीं है, लेकिन हाँ, घर का पता बता सकता हूँ। प्रकाश बाबू तुरंत बोल उठे, तो फिर देर किस बात की? कृपया आप जल्दी से मुझे पता बताएं। कर्मी थोड़ा मुस्कुराते हुए और अपने चश्मे से देखते हुए बोला, वो सब तो ठीक है, मगर आप कुछ हरियाली दिखा देते तो। आप मेरी बात तो समझ ही रहे होंगे, क्यों भाई साहब? प्रकाश बाबू समझ गए और अपने जेब से 100 रुपए निकाल कर दे दिए। वह कर्मी बोला, अरे साहब, इतने में तो सिर्फ पोथे के पन्ने पलट पाऊंगा, कुछ और दे दें तो बात बन जाएगी, महंगाई का जमाना है। प्रकाश बाबू समझ गए थे ये एकदम ही निर्लज्ज आदमी है, उससे अनुरोध करना अपना समय बर्बाद करने के बराबर है। प्रकाश बाबू ने 200 रुपए और निकाले और दे दिए। लीजिए, इतने में तो आपका काम हो जाना चाहिए, अभी मेरे पास इनके अलावा कुछ नहीं है। उस कर्मी ने हंसते हंसते पैसे ले लिए और बोला, आप देखने में तो शरीफ आदमी लगते हैं, इसलिए चलिए हम भी थोड़ा शराफत दिखा दे। कोई और होता तो 500 के नीचे काम न बनता। हाँ तो नोट करें इसका पता। प्रकाश बाबू ने तुरंत कलम निकाला और अपनी हथेली पर पता नोट कर लिया। ये सब काम करते करते रात के 10 बज रहे थे और प्रकाश बाबू थक भी गए थे, इसलिए उन्होंने सवेरे उस पते पर जाने का निश्चय किया और घर चले गए। अपना हाथ मुंह धोया। वे अपना हाथ धो ही रहे थे कि उन्हें अपने हथेली पर लिखा पता दिख गया। उन्होंने उसे अपनी डायरी में लिख लिया, सोचते हुए कि उस पते पर शायद भिखारी को जानने वाला कोई मिल जाए। यही सोचते सोचते वह सो गए। कुछ देर में सुबह हो गई। सूरज की रोशनी धीरे धीरे पड़ने लगी। आंख खुली तो सामने भिखारी का चेहरा आ गया। वे तुरंत सुबह सुबह उस पते की ओर चल पड़े। घर से बाहर निकलने पर कुछ रिक्शा वाले खड़े मिले। प्रकाश बाबू ने उनमें से एक को बुलाया और डायरी पे लिखे पते को दिखाया। रिक्शा वाले ने अपने हाथ के इशारे से उन्हें दिशा दिखाई। प्रकाश बाबू ने उससे पूछा, कितना भाड़ा लोगे? रिक्शा वाले ने कहा, 90 रुपए लगेंगे। प्रकाश बाबू ने हाथ से चलने का इशारा किया और रिक्शा में बैठ गए। रिक्शा वाले ने भी अपनी लुंगी में से
खैनी की डिबिया निकाली और खैनी बनाकर ताल ठोकने के बाद खैनी को अपने होंठ के नीचे दबा लिया और फिर रिक्शा धीमी गति से चल पड़ा। अगल बगल से मोटर गाड़ियां भी निकलती जा रही थी। रिक्शा वाला अनोखी मुद्रा में रिक्शा चला रहा था। वह पहले से ही अपनी सीट पर थोड़ा टेढ़ा बैठा था और कभी बाईं ओर उठता तो कभी दाईं ओर। नारंगी रंग की बनियान और नीली लुंगी जिसमें कुछ छेद हो चले थे उसने पहन रखी थी। प्रकाश बाबू ने उससे पूछा, अरे तुम सीधा क्यों नहीं बैठ रहे हो? टेढ़ा बैठोगे तो कैसे रिक्शा चलाओगे? रिक्शा वाले ने जवाब दिया, कहाँ टेढ़ा बैठे हैं, हमारा गाड़ी का अगला भाग ही टेढ़ा है तो क्या करें? प्रकाश बाबू ने ध्यान से देखा तो उसकी सीट बाईं ओर मुड़ी हुई थी और आगे का पहिया और हैंडल दाईं ओर मुड़ी थी। वह विचित्र मुद्रा में वह अपनी दाएं कंधे को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर रिक्शा चला रहा था। देखते ही देखते समय बीत गया और प्रकाश बाबू पते पर पहुंच गए। रिक्शे वाले को उन्होंने 90 रुपए दिए और चलता किया। सामने ही उन्हें घर दिखाई दिया। प्रकाश बाबू ने उसे घूर कर देखा। बड़ा ही सुंदर छोटा सा घर था वो, फूल पत्तियों से भरा पूरा। छोटे से आंगन में कलरव करते पक्षी, गेट पर गिरे हुए मधुमालती के फूल और उसे साफ करती हुई एक बाई। प्रकाश बाबू ने उस बाई से पूछा कि ये सुंदर सा घर किसका है? तो उसने इशारा करते हुए घर की बाहरी दीवार पर लिखे हुए नाम को दिखाया, नीरज गुप्ता, प्रधानाचार्य, शासकीय विद्यालय, सेवानिवृत्त। यह पढ़ते ही प्रकाश बाबू के मन में एक छवि सी आई। थोड़ा ध्यान लगाने पर वह छवि साफ हो गई, जो कि उनके बचपन के स्कूल के प्रधानाचार्य की थी। लेकिन तब भी वे अपने प्रधानाचार्य से भिखारी का संबंध नहीं समझ पाए। उन्होंने उस बाई से कुछ सवाल करने की कोशिश की, पर वह मुंह मोड़कर अंदर चली गई। सड़क के उस पार एक पान की दुकान थी। वहां से एक आदमी पान खाकर घर के अंदर चला गया। प्रकाश बाबू ने जाकर पान की दुकान में पूछा, भाई ये जो अभी अभी पान खाकर सामने के घर में गया वह कौन है? पान वाले ने पहले पान की एक पिचकारी निकाली और बोला, नया किराएदार है साहब। प्रकाश बाबू बोले, तो इसके असली मालिक किधर हैं? दुकान वाले ने उनकी ओर देखते हुए कहा, लगता है कि आप इस मोहल्ले में नए हैं, आपको नहीं पता क्या? इसके मालिक तो प्रिंसिपल साहब थे, उनका बेटा और उसका परिवार रहते थे यहाँ। लेकिन एक दिन प्रिंसिपल साहब के साथ सड़क हादसा हो गया, सर पर चोट लगी और एक पैर भी खराब हो गया। उनके इलाज के लिए बेटे ने अपने पिता को अस्पताल में भर्ती किया। लेकिन अचानक एक दिन इस घर को बेचकर कहीं चला गया। तब से ना तो उसका पता है और ना ही प्रिंसिपल साहब का। बस कुछ बचा है तो उनका दीवार पर लिखा हुआ ये नाम। बहुत प्रेम से प्रिंसिपल साहब और उनकी मालकिन ने इस घर को बनाया था। पूरे मोहल्ले में कहीं फूल हो ना हो, इनके घर में जरूर होते थे। सुख समृद्धि शांति बसती थी यहाँ पर। फिर एक दिन
मालकिन को ऊपर वाले ने बुला लिया और प्रिंसिपल साहब अकेले रह गए। वहीं से इस घर की और प्रिंसिपल साहब की दुर्गति शुरू हो गई। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं ये सब? आप हैं कौन साहब? प्रकाश बाबू चुप हो गए। वह उस समोसे वाले हलवाई की कही गई बातों को इन पाल वालों की बातों से जोड़कर सोचने लगे। प्रकाश बाबू घर को देख रहे थे और मन ही मन उस भिखारी के हंसकर अपने सिर को हिलाते हुए दृश्य को याद कर रहे थे। उन्हें पूरी कहानी समझ आ गई थी। पान वाले को मुस्कुराकर उन्होंने कहा, भाई मैं एक समाज सेवक हूँ और प्रिंसिपल साहब का शिष्य हूँ। उन्हीं की सिखाई गई चीजें मेरी प्रेरणा का स्रोत हैं। धन्यवाद आपका। अच्छा, अब चलता हूँ। प्रकाश बाबू को बचपन की पाठशाला याद आ गई और साथ ही साथ अपने प्रधानाचार्य की भी। अपने गुरु को याद करते हुए उन्होंने उस भिखारी यानी प्रधानाचार्य को प्रणाम किया। प्रकाश बाबू ने निश्चय किया कि ऐसे कई बेनाम लोग हैं जिनका उनके बुढ़ापे के क्षणों में भी कोई कल्याण नहीं करना चाहता। वह उनके लिए अपने फ्री टाइम में काम करेंगे। वह अपने स्कूल के दोस्त जो अभी डॉक्टर हैं उनसे मिलते हैं और प्रधानाचार्य के बारे में सब कुछ बताते हैं। प्रधानाचार्य की हालत के बारे में सुन दोस्त उनका मुफ्त में इलाज करवाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब प्रधानाचार्य का इलाज चलता रहता है। असल में वो पागल नहीं थे, पर इतने कठिन वक्त में साहस के साथ हंसी बनाए रखते रखते थक चुके थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि उनका सगा बेटा उनके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। वो सब कुछ भूल जाना चाहते थे। उन्हें कुछ महीनों तक हॉस्पिटल में रखने के बाद प्रकाश बाबू और उनके दोस्त उनसे मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो उनके शिष्य हैं। प्रधानाचार्य को भी सब याद आ जाता है। प्रधानाचार्य उनके सामने अपने आंसू रोक नहीं पाते और गले लग जाते हैं। क्योंकि प्रधानाचार्य बहुत पढ़े लिखे थे तो उनको दोबारा नौकरी मिलने में देर नहीं लगती और वे अपना जीवन नए सिरे से जीने लगते हैं। प्रधानाचार्य एक बार उसी स्कूल तक जाते हैं पर अंदर घुसने की हिम्मत नहीं होती। वे बाहर से ही कुछ देर तक नदी के बीच नाव पर बैठकर स्कूल के बच्चे के खेलने की आवाज सुनते रहते हैं और मुस्कुराकर आसमान की ओर देखते हैं और कहते हैं, क्या हालत है आजकल के रिश्तों की।